एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है कि एनिमल हस्बेंड्री है क्या चीज। तो अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 165 पे जहां पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहीं पे एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन गिवन है, जिसमें लिखा है कि एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक को रेज करने की एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। इसके अलावा लिखा है कि लाइव स्टॉक को उनकी देखभाल करना यानी केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, ये भी आता है एनिमल हस्बेंड्री में। अब लाइव स्टॉक का मतलब जैसे बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेज, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट एटसेट्रा, ये सब आते हैं लाइव स्टॉक के अंदर। और आजकल का हम बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज को भी एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड कर लिया गया है। और बहुत पुराने टाइम से ही जो ह्यूमन है वो एनिमल्स को पालता आ रहा है, उनको खाता आ रहा है। जैसे अपन बात करें हनी बीज, सिल्कवर्म, प्रॉन, क्रैब, फिशेज, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शीप, कैमल, ये सब ह्यूमन अपने फायदे के लिए इनको पालता आ रहा है और खाता आ रहा है। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाएगा। फिर उसी पेज पे नीचे लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि सेवेंटी परसेंट वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 70% जो लाइव स्टॉक है वो केवल इंडिया और चाइना के पास है। वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक केवल इंडिया और चाइना के पास है। लेकिन उसी में अगले पेज पे ये लिखा है कि फिर भी सरप्राइजिंग बात ये है कि पूरे वर्ल्ड का टोटल फार्म प्रोडक्शन जो है उसका ओनली 25% ही हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी जब पूरे वर्ल्ड का लाइव स्टॉक 70% इंडिया और चाइना के पास है तो उनका प्रोडक्शन भी 70% होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्शन है कितना, 25%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो, यानी हमारे यहाँ हर एक एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलता है वो दूसरे देशों के कंपेयर में बहुत कम होता है। इसलिए इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करें? इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि पुरानी टेक्नोलॉजी यानी कन्वेंशनल प्रैक्टिस के साथ साथ हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी भी अपनानी होगी ताकि हम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट कर सकें। पेज नंबर 166 पे है अपने डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सबसे पहले डेयरी फार्मिंग का मतलब, यानी डेयरिंग का क्या मतलब है। डेयरिंग का मतलब होता है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स का मैनेजमेंट करना। तो अपन मिल्क के जो प्रोडक्ट लेते हैं उनका उस एनिमल का मैनेजमेंट करना ही क्या होता है, डेयरिंग होता है या डेयरी फार्म मैनेजमेंट होता है। तो बात करते हैं मिल्क। जो मिल्क यील्ड मेनली किस पे डिपेंड करती है, तो कहते हैं मिल्क यील्ड प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्क की यील्डिंग किस पे डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है ब्रीड की क्वालिटी पे। इसके अलावा पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, यील्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी ब्रीड सेलेक्ट करनी है, ऐसी अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करनी है जो एक तो जिसका यील्डिंग पोटेंशियल ज्यादा हो, जो दूध ज्यादा देती हो, और दूसरा जो डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट हो, यानी जिसमें बीमारियां कम से कम होती हो, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो। इसके अलावा जहां पे आप एनिमल्स को रख रहे हो वहां पे एनिमल्स की आपको अच्छे से देखभाल करनी है। जहाँ पे वो बाड़े में आपने रखा है उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उसको एडिक्वेट वाटर देना चाहिए, उस एरिया को डिजीज फ्री रखना चाहिए, उस एनिमल की जो फीडिंग है वो भी साइंटिफिक मैनर में करवानी चाहिए। यानी जो आप उसको चारा खिला रहे हो, जो फोडर खिला रहे हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना है। इसके अलावा साफ सफाई यानी क्लीनिनेस और हाइजीन पे भी पूरा ध्यान देना है। केटल को भी साफ सुथरा रखना है और केटल को संभालने वाला जो हैंडलर है उसको भी साफ सुथरा रहना है। और जितनी कोशिश हो सके सारे के सारे प्रोसेसेस मैकेनाइज्ड होने चाहिए, यानी मशीन से होने चाहिए। जैसे मिल्किंग करने के लिए भी मशीनें आती हैं, पैकिंग के लिए भी मशीनें आती हैं। तो प्रोडक्ट जितना हैंड टच फ्री रहेगा उतनी उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा एक ये भी रिकमेंडेशन दिया जाता है कि अपने फार्म पे कम से कम महीने में या 15 दिन में एक बार एक वेटरनरी डॉक्टर को विजिट करवा देना चाहिए, ताकि वो सभी एनिमल्स का एक इंस्पेक्शन कर ले, और उस इंस्पेक्शन में अगर छोटी मोटी डिजीज या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम एनिमल को है तो पहले से आइडेंटिफाई करके उसे दूर कर दें, ताकि अगर वो बीमारी इन्फेक्शियस हो तो दूसरे एनिमल्स में ना लग पाए। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है
कि मिल्क यील्डिंग प्राइमरीली किस पे डिपेंड करती है, तो मिल्क यील्डिंग प्राइमरीली डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे। इस पॉइंट पे हमें ज्यादा एम्फसाइज करना है। फार्म मैनेजमेंट में जो दूसरा होता है वो होता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पोल्ट्री का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, जिनको हम या तो फूड के लिए पालते हैं या उनके अंडों के लिए पालते हैं। इसमें मेनली जो एनिमल आते हैं वो होते हैं चिकन, डक्स और कभी कभी टर्की और गीज नाम के बर्ड्स को भी पोल्ट्री के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। जनरली तो पोल्ट्री का जो मतलब है वो इन्हीं बर्ड्स के मीट से होता है, लेकिन कुछ और बर्ड्स के मीट भी पोल्ट्री में इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी वही बातें हैं जो डेयरी फार्मिंग में होती हैं। जैसे सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी की ब्रीड सेलेक्ट करना, फिर जहां पे हम पोल्ट्री कर रहे हैं, जहां पे हम बर्ड्स को पाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर और सेफ कंडीशंस होनी चाहिए। बर्ड्स को प्रॉपर फीड और वाटर देना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वही बातें जो हमने डेयरी फार्मिंग में पढ़ी थी वही बातें पोल्ट्री फार्म में भी लगती हैं। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी डिजीज है जो बर्ड के अंदर एग और चिकन का जो प्रोडक्शन होता है, या यूं है एग और मीट का जो प्रोडक्शन होता है उसको ड्रेस्टिकली अफेक्ट करती है, उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है, उसका बहुत लॉस करवाती है। तो वो हमें ध्यान रखना है। बर्ड फ्लू एक ऐसी डिजीज है जो बर्ड्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। एनिमल हस्बेंड्री में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं वो टॉपिक है अपना एनिमल ब्रीडिंग, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एनिमल ब्रीडिंग क्यों की जाती है? एनिमल ब्रीडिंग की जाती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स, और जो प्रोड्यूस होता है यानी जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो एनिमल ब्रीडिंग समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो टर्म ब्रीड है, इस ब्रीड का मतलब क्या है। ब्रीड का मतलब जो एनसीईआरटी ने समझाया वो क्या बताया है, उसने बताया है हमें कि ये एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनका डिसेंट सेम होता है। डिसेंट सेम होने का मतलब होता है जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं, मतलब जिनका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ हो। जैसे अपन बात कर रहे हैं अलग अलग काऊ की ब्रीड होती है, जैसे जर्सी ब्रीड है, साहिवाल ब्रीड है। तो एक ब्रीड के जितने भी एनिमल होते हैं उन सबका डिसेंट सेम होता है और वो देखने में मैक्सिमम कैरेक्टर में सिमिलर दिखती हैं। जैसे उनका जनरल अपीयरेंस सेम दिखेगा, उनके फीचर्स भी सेम दिखेंगे, उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, उनकी बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज है उनका कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे हमें एनसीईआरटी ने दो ब्रीड्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल तो इन्होंने दिया है हमें कैटल का यानी काऊ का। काऊ का एग्जाम्पल इसने हमें दिया है जर्सी। जर्सी एक इम्प्रूव्ड ब्रीड है जो हाई मिल्क यील्डिंग के लिए जानी जाती है। और इसी तरह हमें एक एग्जाम्पल दिया है ब्रीड का चिकन की ब्रीड का। चिकन की ब्रीड का एग्जाम्पल है लेगहॉर्न। लेगहॉर्न फेमस है ज्यादा एग्स देने के लिए। तो हमने देखा कि ब्रीड भी अलग अलग क्वालिटी की हो सकती है। कुछ ऐसी ब्रीड होती है जो कम प्रोडक्शन देती है, कुछ ऐसी ब्रीड होती है जो ज्यादा प्रोडक्शन देती है। हमें ऐसी ब्रीड सेलेक्ट करनी है जो ज्यादा प्रोडक्शन देती हो। जैसे काऊ के केस में हमने लिया है जर्सी और अपने चिकन के केस में हमने लिया है लेगहॉर्न। तो ये चिकन की एक ब्रीड लेगहॉर्न और काऊ की एक ब्रीड जर्सी आपको अच्छे से रिमेम्बर, अच्छे से मेमोराइज करनी है। एनिमल ब्रीडिंग में हम बात करेंगे अब कि एनिमल ब्रीडिंग कितने टाइप की होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। एनिमल ब्रीडिंग के टाइप और किस ब्रीडिंग में हम किस तरह के एनिमल्स का क्रॉस करवाते हैं। तो देखिए एनिमल ब्रीडिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हम ऐसे एनिमल की मीटिंग करवाते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं। इन ब्रीडिंग में हम ऐसे एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं और जो बिलोंग करते हैं सेम ब्रीड से, जो बिलोंग करते हैं सेम ब्रीड से, और उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होता है। कितनी जनरेशन तक? 4 to 6 जनरेशन पहले या उसके बाद में उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होता है। 4 to 6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहेगा। आउटब्रीडिंग में क्या होता है? आउटब्रीडिंग में एनिमल्स होते हैं अनरिलेटेड।
अनरिलेटेड एनिमल्स। अब वो अनरिलेटेड एनिमल्स सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं, वो अनरिलेटेड एनिमल्स डिफरेंट ब्रीड के भी हो सकते हैं, और वो अनरिलेटेड एनिमल डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। तो अगर आप करवा रहे हैं आउटब्रीडिंग, तो आउटब्रीडिंग में एनिमल्स अनरिलेटेड होगा, और अनरिलेटेड एनिमल सेम ब्रीड का भी हो सकता है, डिफरेंट ब्रीड का भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज का भी हो सकता है, जो हम आगे धीरे धीरे डिटेल में देख लेंगे। अगर एनिमल सेम ब्रीड का है और अनरिलेटेड है, तो इस तरह के क्रॉस को अपन कहते हैं आउट क्रॉसिंग। अगर एनिमल डिफरेंट ब्रीड का है, तो इसको अपन कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। और अगर एनिमल डिफरेंट स्पीसीज का है, तो इसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन सबको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल ब्रीडिंग कितने टाइप की हुई? 2 टाइप की, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में सेम ब्रीड के रिलेटेड एनिमल होते हैं, आउटब्रीडिंग में एनिमल अनरिलेटेड होते हैं। वो सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड के भी हो सकते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। अगर एनिमल सेम ब्रीड का है तो इसे बोलेंगे आउट क्रॉसिंग, अगर एनिमल डिफरेंट ब्रीड का है तो उसे बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, और अगर एनिमल डिफरेंट स्पीसीज का है तो उसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं इनब्रीडिंग का मतलब। तो एक तो आपको इनब्रीडिंग की डेफिनेशन याद कर लेनी अच्छे से। इनब्रीडिंग का मतलब होता है मोर क्लोजली रिलेटेड के एनिमल्स, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग, जो सेम ब्रीड से बिलोंग करते हो और जिनका 4 to 6 जनरेशन तक कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हो। यानी एक एनिमल ग्रुप की 4 to 6 जनरेशन तक कॉन्टिन्यूसली अगर हम मीटिंग करवाते हैं जो कि सेम ब्रीड से बिलोंग कर रहे हो, तो इसका मतलब वो आपस में इनब्रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात ये है कि एनिमल मस्ट बी फ्रॉम सेम ब्रीड। एनिमल जो है वो एक ही ब्रीड के होने चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक काऊ की पॉपुलेशन है और उस काऊ की पॉपुलेशन में आप इनब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? उस काऊ पॉपुलेशन में एक तो आपको सेलेक्ट करनी होगी सुपीरियर काऊ, सुपीरियर काऊ यानी फीमेल, और एक आपको सेलेक्ट करना होगा सुपीरियर बुल। अब सुपीरियर काऊ और सुपीरियर बुल का क्या मतलब होता है, ये भी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कि सुपीरियर काऊ या सुपीरियर बफेलो, सुपीरियर काऊ या सुपीरियर बफेलो वो होती है जो पर लैक्टेशन मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करती है, जो दूध ज्यादा देती है। और सुपीरियर मेल एक ऐसे बुल को कहा जाता है जिसकी प्रोजीनी सुपीरियर बनने के चांसेस हो। तो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल की जब हम आपस में मेटिंग करवाते हैं, उनकी मेटिंग करवाने से जो प्रोजीनी बनती है वो प्रोजीनी होती है हाइब्रिड वीगर, क्योंकि उसमें मम्मी और पापा, उसमें पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये हाइब्रिड वीगर अपने पेरेंट से भी सुपीरियर होता है, और इसकी जो मिल्क यील्डिंग होती है वो बहुत हाई होती है। अब इस प्रोजीनी में मान लीजिए 6 to 8 काफ्स बने हैं, तो हो सकता है इनमें भी कुछ ऐसा हो कि इनमें भी कुछ सुपीरियर हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करके फिर जनरेशन 2 बनाएंगे, फिर से प्रोजीनी बनाएंगे। तो ये प्रोजीनी क्या होगी, अपनी फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में और ज्यादा सुपीरियर होगी। इस तरह हम हर जनरेशन में सुपीरियर एनिमल्स को सेलेक्ट करते जाएंगे और इनकी इनब्रीडिंग करवाते जाएंगे। तो इस तरह इनब्रीडिंग करवाते करवाते धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी जिसमें सभी प्रोजीनी की मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर हम बात करें काऊ की, तो काऊ के केस में मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, और अगर हम बात करें शीप की, तो शीप में वूल प्रोडक्शन की बात करेंगे। यानी जो एनिमल जो प्रोडक्ट देता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी में हम इनब्रीडिंग करवा करवा के इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं। तो इससे एक फायदा और होता है, फायदा बोले या इसके कॉन्सिक्वेंस बोले वो हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे सुपीरियर काऊ है हेट्रोजाइगस और सुपीरियर बुल भी है हेट्रोजाइगस, तो इसकी जो प्रोजीनी बनती है, इसकी प्रोजीनी की बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोजीनी या तो होती है कैपिटल ए, या होते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, या होते हैं स्मॉल ए। तो हमने देखा जब हम हेट्रोजाइगस का यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें कुछ प्रोजीनी होमोजाइगस भी मिलती है, और टोटल प्रोजीनी में से 50% होमोजाइगोसिटी बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो इनब्रीडिंग करवाने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है। जब भी हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है, और अगर हर जनरेशन में होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाए तो अगले जनरेशन में ये होमोजाइगोसिटी हो जाएगी 75%,
उससे अगले जनरेशन में ये हो जाएगी 87.5%, क्योंकि हर जनरेशन में होमोजाइगोसिटी प्रीवियस होमोजाइगोसिटी का 50% बढ़ जाती है। तो इस तरह एक दिन ऐसा आएगा जब ये होमोजाइगोसिटी बढ़ते बढ़ते नियर टू 100% हो जाएगी, और जिस दिन ये होमोजाइगोसिटी नियर टू 100% हो जाएगी, उस दिन हम कह देंगे कि ये पॉपुलेशन पूरी तरह से प्योर लाइन हो चुकी है। प्योर लाइन उसको बोलते हैं जो किसी कैरेक्टर के लिए 100% प्योर होती है, जिसके अंदर कोई भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल नहीं पाया जाता। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी पॉपुलेशन में प्योर लाइन्स डेवलप करें, तो उसके लिए हमें क्या करवाना चाहिए? इनब्रीडिंग करवानी चाहिए। तो इनब्रीडिंग में हमने देखा, एक तो ये होमोजाइगोसिटी बढ़ा देती है, दूसरा ये प्योर लाइन डेवलप कर देती है। इनब्रीडिंग करवाने का और क्या फायदा है, अब हम ये देखते हैं। मान लीजिए किसी एनिमल में कोई इंडिविजुअल के अंदर हार्मफुल एलील है, ये स्टार को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यूटेंट एलील से या हार्मफुल एलील से, जो कि रिसेसिव है। रिसेसिव है तो अभी तो इस एनिमल में ये अपना इम्पैक्ट शो नहीं करेगा। इसकी जो प्रोजिनी बनेगी, उस प्रोजिनी में इंडिविजुअल कुछ इस तरह के होंगे, जैसे कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। और ये जो प्रोजिनी बनेगी, इस प्रोजिनी के अंदर ये एनिमल्स अपने म्यूटेंट एलील के साथ आएंगे। अब हम करवा रहे हैं इनब्रीडिंग, यानी इस प्रोजिनी की आपस में ही मेटिंग करवा रहे हैं। अगर ये प्रोजिनी इस प्रोजिनी के साथ मैटिंग करे या इस प्रोजिनी के साथ मैटिंग करे, तब तो इस म्यूटेंट एलील के होमोजाइगस कंडीशन में आने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोजिनी इसके साथ मैटिंग करती है, तो ये प्रोजिनी कुछ इस तरह के इंडिविजुअल बनाएगी, और 4 इंडिविजुअल में से एक इंडिविजुअल ऐसा बनने की पॉसिबिलिटी है जिसके पास हार्मफुल म्यूटेंट एलील अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है। हार्मफुल म्यूटेंट एलील अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, तो इसका मतलब अब ये अपना इफेक्ट शो करेगा। इफेक्ट शो करेगा तो किस तरह का इफेक्ट शो होगा? क्योंकि हमने कहा ये हार्मफुल एलील है, हार्मफुल एलील है तो डेफिनेटली ये अपना कोई बैड इफेक्ट शो करेगा। और जब ये अपना बैड इफेक्ट शो करेगा, तो उस एनिमल की प्रोडक्टिविटी और उससे मिलने वाली जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, और बात करें अपन उस एनिमल की फर्टिलिटी, वो तीनों ही डिक्रीज हो जाती हैं, तीनों ही कम हो जाती हैं। यानी जब हम कॉन्टिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं, तो कभी कभी ये जो हार्मफुल एलील होते हैं ना, ये हार्मफुल एलील अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं। और जिस दिन हार्मफुल एलील अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, उस दिन वो अपना कोई वर्स्ट इफेक्ट शो करते हैं, और इसी के वर्स्ट इफेक्ट के कारण एनिमल की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसी फिनोमिनन को अपन कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या हुआ, हमें ये पता लग गया कि जिस पॉपुलेशन में हम इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, उस पॉपुलेशन में कोई न कोई हार्मफुल एलील जरूर है। यानी ये इनब्रीडिंग क्या करता है, जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं उनको एक्सपोज कर देता है, उनको बाहर ला देता है। ये हार्मफुल एलील को एक्सपोज कर देता है। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल ए को एक्सपोज कर दिया इसने। फिर हम क्या करेंगे, जिस एनिमल के अंदर ये एक्सपोज हुआ है, उस एनिमल की फर्दर मेटिंग नहीं करवाएंगे। फर्दर मेटिंग नहीं करवाएंगे तो ये जीन अगली जनरेशन में नहीं जा पाएगा, यानी ये उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग से हम हार्मफुल एलील को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह जैसे जैसे एलील जो हार्मफुल है वो अपने सामने आते जाएंगे, हम उनको एलिमिनेट करते रहेंगे, और जो जीन सुपीरियर है वो भी हमारे सामने आते जाएंगे, उनको हम बार बार ब्रीडिंग का चांस देंगे और उन जीन का एक्यूमुलेशन करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास अल्टीमेटली एक ऐसी पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। और हमें यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे सिलेक्शन एट ईच स्टेप करना है, यानी हर प्रोजिनी में से केवल सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल की ही मैटिंग करवानी है। फिर हमने ये भी नोटिस किया कि अगर ये इनब्रीडिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहे, तो कभी कभी हार्मफुल एलील अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आके बैड इफेक्ट शो कर देते हैं, जिससे एनिमल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कम हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब हो जाए तब क्या करवाना चाहिए? सपोज ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है इस एनिमल के अंदर, और वो अपना वर्स्ट इफेक्ट शो कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, जिस एनिमल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ है
उस एनिमल का किसी अनरिलेटेड एनिमल के साथ क्रॉस करवाते हैं। अनरिलेटेड एनिमल का मतलब कि ब्रीड तो वही है, उसी एनिमल की ब्रीड है, लेकिन वो उस पॉपुलेशन से बिलोंग नहीं करता, वो किसी दूसरी पॉपुलेशन से बिलोंग करता है जिसके एंसेस्टर इस पॉपुलेशन से मैच नहीं करते। तो अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, जो किसी या तो दूसरी पॉपुलेशन से आया है या जिसके एंसेस्टर यानी इस इंडिविजुअल के एंसेस्टर से डिफरेंट है। इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो हम देखते हैं कि जो हार्मफुल एलील है वो फिर से अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में आने के बाद वो अपना हार्मफुल इफेक्ट खो देगा। अब जो नई प्रोजीनी बनेगी उसमें डिप्रेशन नहीं होगा क्योंकि जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और हमें पता है रिसेसिव एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में बैड इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे या यूं कहीं अपना इफेक्ट ही शो नहीं कर पाएंगे। इस तरह का जो क्रॉस होता है उसको कहा जाता है आउट क्रॉसिंग। यानी जब कभी किसी पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, तो जिस एनिमल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे इस एनिमल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ है, तो उस एनिमल की मैटिंग हमें उसी ब्रीड के किसी अनरिलेटेड एनिमल से करवा देनी चाहिए, क्योंकि उस अनरिलेटेड एनिमल में सेम म्यूटेशन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं। इससे क्या होगा, इससे उस पॉपुलेशन के अंदर धीरे धीरे इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिमूव किया जा सकता है। तो कोई आपसे पूछे, जैसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए किस तरह का क्रॉस करवाना चाहिए, तो आपका आंसर जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन करवाने के लिए हमें आउट क्रॉस करवाना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब हम देखेंगे आउटब्रीडिंग का पहला टाइप आउट क्रॉसिंग। आउटब्रीडिंग का पहला टाइप आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में थोड़ी देर पहले ही हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन में डिस्कस किया था कि ब्रीड तो सेम होनी चाहिए, यानी ऐसे एनिमल जिनकी ब्रीड तो सेम है, ऐसे एनिमल जिनकी ब्रीड तो सेम है, लेकिन उनके अंदर 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी एक इनब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर किसी अनरिलेटेड एनिमल का क्रॉस अगर हम करवा देते हैं तो उसको आउट क्रॉसिंग कहते हैं। और आउट क्रॉसिंग कब करवाना होता है? आउट क्रॉसिंग तब करवाना होता है जब किसी पॉपुलेशन के अंदर एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन या उसकी ग्रोथ रेट एवरेज से कम हो जाती है। और हमें पता है किसी एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन या ग्रोथ रेट एवरेज से कम कब होती है? जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। और जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमने क्या करवाया था? आउट क्रॉस। तो हमें आउट क्रॉस का बिल्कुल एक तो डेफिनेशन याद रखनी है कि सेम ब्रीड होती है, और सेम ब्रीड होने के साथ साथ वो अनरिलेटेड एनिमल होते हैं, यानी वहां पे कोई भी एंसेस्टर कॉमन नहीं होता। और इसका यूज याद रखना, हमें इसको यूज कब करना है? इसका यूज तब करना है जब एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन क्वालिटी या ग्रोथ रेट एवरेज से कम हो जाती है। और दूसरा इसका रोल क्या है? ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने में भी हेल्प करता है। बस इसके अंदर इतने ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। फिर आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? दो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स का हम आपस में क्रॉस कराते हैं। यानी एक ब्रीड के सुपीरियर मेल का क्रॉस दूसरी ब्रीड के सुपीरियर फीमेल के साथ कराते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होना है? ये तब की जाती है जब हमें दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड की डिजायरेबल क्वालिटी को आपस में कंबाइन करना हो। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं बीकानेरी फीमेल शीप। फीमेल शीप को कहा जाता है ईव, बीकानेरी ईव्स। बीकानेरी ईव्स अपने राजस्थान में पाई जाती है और ये हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टिव होती है, जबकि मेरिनो रेम यानी मेरिनो शीप जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया की शीप है। मेल शीप को कहा जाता है रेम। ये वूल प्रोडक्शन ज्यादा करती है। हम चाहते हैं कि इन दोनों की क्वालिटी को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए। तो इन दोनों की क्वालिटी को एक साथ कंबाइन करने के लिए मेरिनो रेम के सीमन को बीकानेरी ईव्स में ट्रांसफर किया जाता है, और इससे कुछ नई ब्रीड बनती है जिसे अपन बोलते हैं हिसार डेल। इस हिसार डेल ब्रीड की खास बात क्या है? ये वार्म क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकती है, यानी ये तो आ गई इसके अंदर बीकानेरी ईव्स के कैरेक्टर, बीकानेरी शीप के कैरेक्टर। इसके अलावा ये वूल प्रोडक्शन भी ज्यादा करती है। वूल प्रोडक्शन ज्यादा करती है तो ये कैरेक्टर आ गया इसके अंदर मेरिनो रेम का। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें दो डिफरेंट ब्रीड की क्वालिटी को कंबाइन करना हो तो हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। तो हिसारडेल एक ऐसी ब्रीड है, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, नीट में पूछी जा सकती है कि हिसारडेल पंजाब में बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रेम के क्रॉस से बनाई गई थी। फिर अब एक बार जब हिसार डेल बन जाती है
तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इसने लिखा है एक बार बनने के बाद उनको कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाया जाता है, क्योंकि हमें पता है इनब्रीडिंग करवाने से प्रोडक्टिविटी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है और सुपीरियर जीन एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इंफीरियर जीन एलिमिनेट होते चले जाते हैं। इस तरह हिसारडेल धीरे धीरे एक एस्टेब्लिश्ड ब्रीड बन गई है जो हमें ज्यादा वूल भी देती है और वार्म क्लाइमेट के अंदर सुटेबल भी है। फिर हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने क्रॉस ब्रीडिंग में पढ़ा कि जब दो डिफरेंट ब्रीड की सुपीरियर क्वालिटी को कंबाइन करना हो तो हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। उसी तरह जब हमें दो डिफरेंट स्पीसीज की क्वालिटी को कंबाइन करना हो तब हम करवाते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है जब हम मेल डोंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स के साथ करवाते हैं। मेल डंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स के साथ करवाते हैं तो एक सुपीरियर एनिमल बनता है जिसे अपन कहते हैं म्यूल, हिंदी में जिसे हम कहते हैं खच्चर। हालांकि ये म्यूल स्टीराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता, ये अपनी तरह प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने पेरेंट की तुलना में सुपीरियर क्वालिटी का होता है, जिसमें अपने मेल डंकी के भी कैरेक्टर होते हैं और फीमेल हॉर्स के भी कैरेक्टर होते हैं। तो जब हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के कैरेक्टर कंबाइन करने हो तब हम क्या करवाएंगे? तब हम करवाएंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ओवरऑल बात क्या है? ओवरऑल बात ये है कि इनब्रीडिंग कब होती है? इनब्रीडिंग तब की जाती है जब एनिमल हो सेम ब्रीड का। और कब की जाती है? अप टू 4 to 6 जनरेशंस। क्यों की जाती है? क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसका लॉस क्या है? इसका लॉस होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दूसरा था अपने पास आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के कितने टाइप पढ़े हमने? 3 टाइप। सबसे पहला टाइप था आउटक्रॉसिंग। आउटक्रॉसिंग कब करवानी है? आउटक्रॉसिंग होती है सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में लेकिन वो होते हैं अनरिलेटेड, यानी उनमें 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी एंसेस्टर कॉमन नहीं होता। दूसरी होती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग कब करवाई जाती है? या किन एनिमल्स के बीच में? डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स के बीच में। क्यों करवाते हैं? दो डिफरेंट ब्रीड की क्वालिटी को कंबाइन करने के लिए। तीसरा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में होता है? दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। ये क्यों करवाया जाता है? दो डिफरेंट स्पीसीज के कैरेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए। तो ये इसका बिल्कुल एक आपके सामने रफ आइडिया आ गया कि कब कौन सा क्रॉस करवाना है, किस किस के बीच में होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी तक हमने जो भी ये एनिमल ब्रीडिंग के केसेस देखे हैं, जैसे कि इनब्रीडिंग है या आउट क्रॉसिंग है या क्रॉस ब्रीडिंग है या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, ये नेचर में अपने आप नहीं होती। इनको ह्यूमन अपने इच्छाओं के अनुसार करवाता है, अपनी मर्जी के अनुसार करवाता है। यानी ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे ये ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है इनको? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। और जितने भी कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें ज्यादातर केस में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले एक ऐसा मेल जो सुपीरियर हो उसके सीमन को कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर उसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जो सीमन हमने मेल से कलेक्ट किया है उसे चाहे तो हम इमीडिएटली यानी उसी टाइम यूज कर सकते हैं या फिर उसे बहुत कम टेम्परेचर में फ्रीज करके रख सकते हैं, फ्रोजन करके रख सकते हैं और बाद में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। या चाहे तो हम इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो रैम का सीमन इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और उसे इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि अपनी जो बीकानेर ईव्स थी वो इंडिया में थी। तो इस तरह से बहुत सारी डिजायरेबल मेटिंग हम इनकी हेल्प से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या करता है? नॉर्मल मेटिंग में जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर कर सकता है। नॉर्मल मेटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि दो डिफरेंट बिहेवियर वाले एनिमल आपस में मेटिंग नहीं करते, तो वहां आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं। अगर दो एनिमल डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में हो तो हम उनकी मेटिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह नॉर्मल मेटिंग में जो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम दूर कर सकते हैं। एक दूसरा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता है MOET, जिसे अपन कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो
ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी सुपीरियर क्वालिटी के, जिसको अपन बोलते हैं हर्ड इंप्रूवमेंट। ये कैसे किया जाता है? इसका तरीका भी बहुत आसान है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको जिस एनिमल का हर्ड तैयार करना है, यानी एक सुपीरियर एनिमल, एक सुपीरियर काउ को सेलेक्ट करते हैं। सुपीरियर काउ कौन होती है? जिसकी मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल ज्यादा होती है, जो डिजीज रेजिस्टेंट होती है, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसे अपन बोलेंगे सुपीरियर काउ। हमें पता है एक काउ जनरली एक बार में एक ओम रिलीज करती है, लेकिन अगर हम उसमें कोई एफएसएच लाइक हार्मोन हाई अमाउंट में इंजेक्ट कर दें तो बॉडी में एफएसएच हार्मोन बढ़ेगा। एफएसएच का काम होता है ओवरी के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेशन करवाना, यानी वहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन से उस फीमेल की ओवरी में जहां पहले एक ओवम प्रोड्यूस हो रहा था, अब हाई कंसंट्रेशन के कारण वो एक फीमेल अब अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 ओवा प्रोड्यूस करेगी। ये देखिए, जो नॉर्मली एक एग पर साइकिल रिलीज करती थी, वही काउ अब एक साथ 6 to 8 एग प्रोड्यूस कर देगी। अब ये जो 6 to 8 ओवा काउ ने प्रोड्यूस कर दिए, अब इस काउ की मेटिंग हम करवा देते हैं किसी एलीट बुल के साथ। एलीट बुल हमें पता है सुपीरियर बुल को कहते हैं, जिसकी प्रोजीनी भी सुपीरियर बनने की पॉसिबिलिटी, उसे कहा जाता है एलीट बुल। तो 6 to 8 ओवा और एलीट बुल का सीमन हमने उस काउ में आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दिया या नेचुरली मेट करवा दिया, तो इससे क्या होगा, एक साथ 6 to 8 जाइगोट बनेंगे। अब इन जाइगोट में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, जिसको अपन क्लीवेज कहते हैं। फिर क्लीवेज के बाद यहाँ पे बनेंगे ब्लास्टुला, यानी एम्ब्रियो बनेंगे। कितने एम्ब्रियो बनेंगे? जितने जाइगोट थे। जाइगोट कितने थे? 6 to 8। तो एम्ब्रियो भी कितने बनेंगे? 6 to 8। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन एम्ब्रियो के अंदर 8 to 32 सेल स्टेज आ जाएगी, और हमें पता है ब्लास्टुला स्टेज के आसपास ही इम्प्लांटेशन होता है। अगर ये 6 to 8 एम्ब्रियो उसी काउ के यूट्रस में रहेंगे, तो एक ही काउ के यूट्रस में तो 6 to 8 एम्ब्रियो एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। एक ही गाय एक बार में 6 से 8 बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, इन एम्ब्रियो को नॉन सर्जिकली सक्शन प्रेशर के थ्रू उस काउ से बाहर निकाल लिया जाता है। नॉन सर्जिकली सक्शन प्रेशर से इन एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर निकाल के उन्हें अलग अलग काउज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिनको हम कहते हैं सरोगेट मदर। इन एम्ब्रियोज को सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और सरोगेट मदर में अगर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो जितने एम्ब्रियो उतनी हमें सरोगेट मदर की जरूरत पड़ेगी। एम्ब्रियो है 6 to 8, तो सरोगेट मदर भी कितनी चाहिएगी? 6 to 8। और गेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स के बाद, गेस्टेशन पीरियड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये प्रत्येक जो एक एक सरोगेट मदर है वो एक एक बछड़े को जन्म देगी। कितने बछड़े होंगे? काफ, जिनको बोलते हैं अपन 6 to 8। और ये कैसे होंगे? सुपीरियर होंगे। ये सुपीरियर क्यों होंगे? क्योंकि इन काफ के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ओवा है, वो किसका है? सुपीरियर काफ का है। तो ये सुपीरियर काफ इस तरह से एक साथ 6 से 8 पैदा हो चुके हैं। अगर हम सुपीरियर काउ से नॉर्मली यही काम करवाते तो एक सुपीरियर काउ 10 महीने के अंदर सिर्फ एक ही काफ प्रोड्यूस कर पाती, लेकिन हमने एफएसएच का इंजेक्शन लगा के एक साथ बहुत से बछड़े बना लिए, यानी हमने कम टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में काफ बना लिए, सुपीरियर एनिमल बना लिए। हर्ड का साइज, सुपीरियर हर्ड का साइज हमने बहुत कम टाइम में बढ़ा लिया। अब इस टेक्निक का नाम मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्यों पड़ा? क्योंकि आप इसमें देखिए 2 स्टेप हुए हैं। एक तो हमने पहले एफएसएच का इंजेक्शन लगा के एक साथ 6 to 8 ओवा बनाए हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल ओवुलेशन, या इसको बोलते हैं हम सुपर ओवुलेशन। एक साथ बहुत सारे ओवा रिलीज करवाना। फिर ओवा रिलीज करवाने के बाद जो एम्ब्रियो बने थे, उन एम्ब्रियो को हमने नॉन सर्जिकली सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया है, इसलिए इस टेक्निक का नाम पड़ा एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो टेक्निक का पूरा नाम हो गया मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ से है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है इसमें यहाँ से। एक तो इसमें कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं? एफएसएच लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। कितने ओवा एक साथ रिलीज होते हैं? 6 to 8 ओवा एक साथ रिलीज होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग को कब रिकवर किया जाता है? 8 to 32 सेल स्टेज में,
जेनेटिक मदर से उसको रिकवर कर लिया जाता है और सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या इसके लिए कोई सर्जरी करनी पड़ती है? नहीं, इसके लिए कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती। और बल्कि इससे एक फायदा होता है, ये जो सुपीरियर काउ होती है, इसे सारे ओवा निकाल लेने के बाद इस फीमेल के अंदर हम दोबारा से एफएसएच का हार्मोन लगा के फिर से 6 to 8 ओवा बना सकते हैं। यानी जो जेनेटिक मदर होती है वो दूसरे राउंड के लिए रेडी रहती है। ये टेक्नोलॉजी कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स इन सब में सक्सेसफुली यूज की जा चुकी है। इसका यूज सबसे ज्यादा होता है शॉर्ट टाइम में हर्ड साइज को इंप्रूव करने में। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। एक तो आपको बी कीपिंग की केवल डेफिनेशन, बी कीपिंग को एपीकल्चर भी कहते हैं, और इसमें हम मधुमक्खी के छत्तों यानी उनकी हाइव्स का मैनेजमेंट करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए। हनी क्या है? हनी एक हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड है जिसका अपन आयुर्वेदा के अंदर यानी इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी यूज करते हैं। इसके अलावा हनी भी हमें बीवैक्स देती है और बीवैक्स का यूज कॉस्मेटिक्स बनाने में और पॉलिश बनाने में किया जाता है। फिर वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज होती हैं हनी बीज की, लेकिन अपने इंडिया में जो सबसे कॉमन स्पीसीज है हनी बी की वो एपिस इंडिका। एक हम ये एपिस इंडिका के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे, इसका नाम हम अच्छे से लर्न कर लेंगे, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। फिर बी कीपिंग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। बी कीपिंग के लिए सबसे पहले इसने लिखा है कि हमें बी की नेचर और हैबिट के बारे में पता होना चाहिए। बी हाइव को रखने के लिए सुटेबल लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। मधुमक्खियों के ग्रुप को, जिसे हम स्वार्म भी कहते हैं, स्वार्म को पकड़ने का और उनको छत्ते में रखने का मेथड भी पता होना चाहिए। अलग अलग सीजन में छत्तों को कैसे मैनेज करना है इसका नॉलेज होना चाहिए। हनी और बीवैक्स को कैसे कलेक्शन करना है इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक बात हम ये भी ध्यान रखिए, बी बहुत सारे प्लांट का पोलिनेशन भी करती हैं, जैसे सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। यानी अगर हम अपने खेतों के अंदर, अपने फार्म के अंदर क्रॉप के साथ साथ हनी बी प्रोडक्शन सॉरी एपीकल्चर भी स्टार्ट करते हैं तो इससे हमें डबल फायदा होगा। कैसे? एक तो क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी क्योंकि जितनी ज्यादा मक्खियां होंगी पोलिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, हनी यील्ड भी बढ़ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ही सिंपल। और जो लास्ट टॉपिक है वो होता है फिशरीज। फिशरीज में क्या आता है? फिशरीज में आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेज, शेलफिश यानी मोलस्का के मेंबर, और दूसरे तरह के एक्वेटिक एनिमल जो आर्थ्रोपोडा की क्रस्टेशिया से बिलोंग कर सकते हैं, उनको पकड़ना, उनको प्रोसेसिंग करना और बेचना। तो फिशरी क्या है? डिफरेंट टाइप की फिशेज और एनिमल्स को पकड़ना, उनकी प्रोसेसिंग करके उनको बेचना। और हमें ये भी पता है हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है फिश और फिश के प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। फिर इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मेनली फ्रेश वाटर और मरीन वाटर फिशेज से, कि कौन कौन सी फिशेज फ्रेश वाटर है और कौन कौन सी फिशेज मरीन वाटर है। ये हमें बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। तो अपने एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हैं फ्रेश वाटर फिशेज के। फ्रेश वाटर फिशेज के 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कटला, रोहू और कॉमन कार्प। एक तो आपको अच्छे से ये लर्न कर लेना है। दूसरा फिर हमें याद रखना है मैरीन फिशेज के एग्जाम्पल। मरीन फिश के एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में दिए हैं 4, वो भी हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं, हिल्सा, सरडाइनस, मैकरल और पम्फ्रेट। तो हमें 3 फ्रेश वाटर फिशेज के नाम याद करने हैं और 4 मरीन वाटर फिशेज जो एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत अच्छे से हमें इनको लर्न करना होगा। फिर बात आती है मरीन फिश की खास बात। मरीन फिश के अंदर पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नाम क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमें नॉर्मली ध्यान रखना है क्योंकि नीट में एक बार ये पूछा हुआ है कि इनके अंदर कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर एनसीईआरटी ने हमसे एक जगह पूछा है कि आप हमें पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंस बताइए, तो वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए 3 टर्म होती है। एक तो होता है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में हम केवल फिशेज को ही पालते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उनको बेचते हैं। दूसरी टर्म होती है फिशरीज। फिशरीज में हम फिशेज को तो पालते ही हैं, फिशेज के साथ साथ दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दूसरे एक्वेटिक एनिमल जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, दूसरे एक्वेटिक एनिमल हो सकते हैं, ये देखिए आप, शेलफिश यानी मोलस्का के मेंबर, दूसरे एक्वेटिक एनिमल जैसे कि क्रैब, लोबस्टर्स, एडिबल ऑयस्टर्स, प्रॉन, ये सब आ जाते हैं दूसरी तरह के एनिमल्स में। और एक टर्म होती है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब होता है, एक्वाकल्चर में फिशेज तो होंगी ही होंगी, फिशेज को भी हम पालेंगे, फिशेज के साथ साथ दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स का भी,
लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्वाकल्चर में एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स की भी ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, उनकी भी ग्रोथ कराना स्टार्ट कर दें, तो उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो पीसीकल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंस पता लगा। पीसीकल्चर में केवल फिशेस को रियर किया जाता है, एक्वाकल्चर में फिशेस के साथ साथ दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स को भी रियर किया जाता है। और फिशरीज में फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स को इंक्लूड किया गया, प्लांट को इंक्लूड नहीं किया गया। अपने इंडिया में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन की गई है। ब्लू, वाटर का कलर ब्लू अपीयर होता है, इसलिए इसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा गया है। ठीक उसी तरह जैसे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन ऑफ एनिमल से है, जो कि नीट 2016 में आया हुआ है, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि इन एडिबल फिशेज में से कौन सी ऐसी मरीन फिश है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो हमें पता है कि जो मरीन फिशेज होती हैं, दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ऑलमोस्ट सभी मैरीन फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होती है। आइए देखते हैं इनमें से कौन सी फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच है। देखिए, मृगल, मृगल तो वैसे भी फ्रेश वाटर फिश है, मिस्टस फ्रेश वाटर फिश है, मंगूर फ्रेश वाटर फिश है। यानी इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही फिश ऐसी है जो मरीन वाटर में पाई जाती है, तो डेफिनेटली यही फिश होगी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर है 2। ये क्वेश्चन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का है, जो नीट 2016 में आया था। इसमें पूछा गया है कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में किसकी मेटिंग करवाई जाती है। तो जैसे कि नाम से ही पता लग गया, इंटर स्पेसिफिक यानी बिटवीन टू स्पीसीज, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमें पता ही है, क्रॉस करवाना। तो इंटर स्पेसिफिक देखते हैं किसमें दो डिफरेंट स्पीसीज दिया है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ डिफरेंट ब्रीड, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है विद इन द सेम ब्रीड, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में लिखा विद इन सेम ब्रीड, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है बिटवीन टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। बिल्कुल, इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ये इसका आंसर है फोर्थ। ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का क्वेश्चन है, जो नीट 2017 में आया हुआ है, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि होमोजाइगस प्योर लाइन अगर केटल में आपको ऑब्टेन करनी हो तो किस तरह की मेटिंग करवानी चाहिए। तो होमोजाइगस प्योर लाइन का मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन जो किसी कैरेक्टर के लिए 100% होमोजाइगस हो, यानी जिसके अंदर या तो कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो। अगर ऐसा किसी पॉपुलेशन में हो तो उसे हम बोलते हैं प्योर लाइन पॉपुलेशन। तो हमें पता है प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए हमें करवानी पड़ती है इन ब्रीडिंग। हमें याद है कि होमोजाइगस प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए हमें इनब्रीडिंग करवानी पड़ती है। और इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेम ब्रीड के रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस करवाना। सेम ब्रीड के रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाना, उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। और उसी से हमें मिलती है होमोजाइगस प्योर लाइन। तो आइए देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम ब्रीड की मैटिंग हुई हो, रिलेटेड इंडिविजुअल की मैटिंग हुई हो। देखिए पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में है मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एनिमल रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा है डिफरेंट ब्रीड के बीच में, ये भी नहीं हो सकता, उसको तुम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। तीसरा है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, ये भी नहीं हो सकता। बचा फोर्थ ऑप्शन, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, यानी ये इनब्रीडिंग का एग्जांपल है और इनब्रीडिंग से होमोजाइगस प्योर लाइन ऑब्टेन की जा सकती है। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये क्वेश्चन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से है, जो नीट 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। चलिए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लिखा है इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल ये बात सही है। इनब्रीडिंग करवाने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, क्योंकि सेम एलील साथ साथ आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, इसलिए होमोजाइगोसिटी भी बढ़ती है। दूसरे में कहा गया है कि इनब्रीडिंग जो है वो एसेंशियल है अगर आप एनिमल में प्योर लाइन इवोल्व करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, जब होमोजाइगोसिटी बढ़ती है तभी तो एनिमल के अंदर प्योर लाइन इवोल्व होती है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फिर तीसरे स्टेटमेंट लिखा है कि इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स,
ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन को सेलेक्ट नहीं करती बल्कि उनको एलिमिनेट करती है। यानी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड। थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। फिर भी एक बार हम फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ के देख लेते हैं। फोर्थ में लिखा है इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। इसमें लिखा है कि इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। ये बात बिल्कुल सही है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छानना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है। ये क्वेश्चन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से है, जो ओडिशा नीट 2019 में आया था। इसमें हमसे ये पूछा है कि इनब्रीडिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है। आइए ढूंढते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ डिलीटेरियस एलील्स। डिलीटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल एलील। ये बात बिल्कुल सही है, इनब्रीडिंग करवा के हम हार्मफुल एलील को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इनब्रीडिंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल्स। ये बात भी सही है कि एनिमल्स के अंदर प्योर लाइन इवॉल्व करनी हो तो इनब्रीडिंग करवाई जाती है। तीसरा लिखा है अगर हम लगातार इनब्रीडिंग करवाएं तो इससे फर्टिलिटी कम हो जाती है और इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है जब भी इनब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है तो हम उसका क्रॉस अनरिलेटेड एनिमल से करवाते हैं, जिसको आउटक्रॉस कहते हैं। तो हमने देखा कि फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, और यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर हो जाएगा इसके अंदर फोर्थ। सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स,